पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े? लेमिस थ्योरम, ठीक है। लेमिस थ्योरम समझ में आ गया होगा? तुम लोग सवाल बनाया था क्या उस पर, लेमिस थ्योरम पर? एक क्वेश्चन तुम लोग बनाया था अपने से? अच्छा, लेमिस थ्योरम पे नहीं बनाया, एक बनाया जाए। देखो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक? कितना है? अच्छा, अब एंगल 37, 53 नहीं, कुछ और दे दें। मान लो कि ये वाला फोर्स जो है, ये एंगल 37 डिग्री है और इस फोर्स को F1 मान लो, 37, 30 ले लेते हैं, ठीक? ये वाला फोर्स F2 ले लो और ये एंगल भी 30 डिग्री, ठीक? हाउ मेनी फोर्सेस टोटल? 3। ये 100 न्यूटन, ये F1 और F2, ठीक? बल्कि नहीं है? अच्छा, क्या क्वेश्चन है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो फाइंड F1 एंड क्या? F2। F1 और F2 क्या होगा ये निकालना है, बल्कि नहीं है? ठीक, देखो बनाओ तो। पहला रेजोल्यूशन मेथड से बनाओ, जनरल मेथड, और दूसरा फिर लेमिस थ्योरम। पहला सबसे पहले बनाएगा क्या? जनरल मेथड, और दूसरा क्या बनाएगा? लेमिस थ्योरम। दोनों से बनाना है। F1 और F2 का वैल्यू 100 आया है सबका? है सबका? कितने हाथ उठा? हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा इधर सबका ठीक है। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 आया, ठीक? अब लेमिस थ्योरम से नाउ अप्लाई लेमिस थ्योरम, जो लास्ट क्लास में बताए थे। अब लेमिस थ्योरम से बनाएगा सब कोई। आ गया? कितने का हाथ उठा? तो सबका लेमिस थ्योरम से है, कोई दिक्कत वाली बात? फटक से बन जाता है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा। इधर F1 10 न्यूटन, ठीक? इधर F2 मान लो 100 न्यूटन, और ये थीटा का फेमस वैल्यू कितना ले लें? 37। चलो एक और F4 कर देते हैं, ये भी 100 न्यूटन, ठीक है? और इसका वैल्यू मान लो कि ये वाला 53 ले लेते हैं, ठीक? एक और फोर्स इधर लग रहा है, तो F1 हो गया, F2 हो गया, F4 हो गया। चलो इसको F3 कर देते हैं। F3 जो है 20 न्यूटन लग रहा है। एक फोर्स अननोन कर देते हैं, ठीक? ये अननोन है, लेट इट बी क्या? F1 हो गया, F2 हो गया, F3
F5 कर देते हैं और लेट दिस एंगल भी क्या, थीटा। तो क्वेश्चन है, क्या लिखा क्वेश्चन में, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कैन वी अप्लाई लैमिस थ्योरम, सब लैमिस थ्योरम, क्योंकि मोर देन 3 वेक्टर्स है। बट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा किस मेथड से, हाँ रेजोल्यूशन मेथड से बन जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड क्या, F5 एंड थीटा, थीटा का वैल्यू भी निकालना है और F5 का वैल्यू निकालना है। चलो बनाना शुरू करो, तो सब कोई अपने से बनाएगा। हाउ मेनी टोटल वेक्टर्स, 5, 1 2 3 4, जनरल मेथड। सारे वेक्टर्स को सबसे पहले AI कैप प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, टोटल आएगा, उसके बाद आई कैप का समेशन को 0 करेंगे, जे कैप का, और फिर निकल जाएगा। बनाना शुरू करो तो। F5 बराबर क्या होगा, √900 प्लस 1600, तो कितना हो गया, कितना 2500, तो 50 न्यूटन आ जाएगा। देख रहे हैं, ठीक। कहाँ दिक्कत, अच्छा इक्विलिब्रियम होने का काबिलियत है या कि नहीं है, तो देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगर देखो तो सारा फोर्स देखो क्या क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देखा जाए ये वाला कितना है 100, और ये कितना है 37, ये कितना आया 50, ये कितना आया 53। एक और फोर्स इधर है कितना 10 न्यूटन, एक और फोर्स इधर है कितना 20 न्यूटन, और इधर है तुम्हारा 100 न्यूटन, और ये कितना एंगल बना के 53 डिग्री बना के, ऐसे है ना। अब देखा जाए तो 100 का इधर वाला कंपोनेंट 100 cos 37 कितना होता है 80 न्यूटन, और एक कंपोनेंट इधर गया कितना 60 न्यूटन, बोल भी है। अच्छा 50 का इधर वाला 50 cos 53 कितना 30 न्यूटन, और इधर 40 न्यूटन। अच्छा ये 100 का इधर 100 cos 53 कितना होगा 60 न्यूटन cos 53 3/5, और इधर क्या होगा 80 न्यूटन, यही ना है सारा फोर्स। देखो अब इधर 80 प्लस 30 क्या 90, 90 में 60 प्लस 30 को 90 बैलेंस हो गया। तो देखो इधर का 80 और 10 90 न्यूटन ने इधर का 60 प्लस 30 न्यूटन को क्या किया, नहीं आया, इसीलिए तेरा समेशन ऑफ Fx 0 हो गया था।
फील आया? और ऊपर में 40 और 60 100 न्यूटन ने नीचे वाला 100 न्यूटन को 80 प्लस 20 100 न्यूटन को क्या किया? तो ये इसको कैंसिल किया और ये, तो इससे समेशन ऑफ एफ वाई तुम्हारा 0 हो गया। अब एफ एक्स भी 0 एफ वाई भी 0, तो अंडर रूट क्या होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस व्हाट, ऐसे। तो बोल कितना आ गया? तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? है? नहीं आया, नहीं आया। कहाँ दिक्कत? कोई कह? देखो, तो अभी हम लोग क्या सीखें कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, सारे के बीच में कितना एंगल है? 120 120 120। सिमेट्री आ गया, तो सबका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ ए इक्वल टू अगर होगा, और सब एक दूसरे से कितने एंगल बनाएगा? ये इसके साथ 120, ये इसके साथ कितना, और ये इसके साथ, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से अहेड कितना रहेगा? अहेड 120 डिग्री का एंगल बनाएगा सारा वेक्टर। तो एक वेक्टर दोनों वेक्टर को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। कैसे कैंसिल हो रहा है? लेट इट बी इक्वल टू, ठीक है, तो ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, कितना एंगल? 120 120 और कितना? 120। इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। इसका रिजल्टेंट 0। कैसे 0 हुआ? तो ये दोनों का x, तो ये वाला का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कॉस ऑफ कितना? 120। यही ना होगा जी? कॉस 120 कितना होता है? -1/2। तो ये -1/2 होगा। तो देखो, x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² इंटू -1/2, तो 2 ने 2 को काट दिया, तो -x² और बोल x आया, और टोटल एंगल कितना? 120। तो ये वाला कितना होगा? 60, और ये वाला, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो इधर, वो इसको क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो हम लोग देखो बहुत तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कहेगा कि बताओ ये x है, ये x है और एंगल 120 है, इसका रिजल्टेंट बताओ। बोल बनेगा? तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो दो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और एंगल दोनों के बीच में 120 है, तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और पूरे एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। और अगर पूछा जाए कि एक x इधर है, इधर है, इधर है, बोलो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फाइंड r वेक्टर। सबके बीच में कितना एंगल है? 120 120 120। हाँ, तो रिजल्टेंट जो है सिमेट्री के चलते भी कर सकते हैं। सिमेट्री बहुत बड़ी चीज है। सिमेट्री के चलते भी क्या हो गया? रिजल्टेंट 0 हो गया। कहाँ दिक्कत? नहीं आया? समझ ना? अच्छा, अब देखो, अगर ऐसा बोला जाए कि मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b दिया हुआ है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ c दिया हुआ है, और सब एक दूसरे से, a जो है b से और b जो है इससे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? मतलब a वेक्टर अहेड्स b वेक्टर बाय कितना? 120 डिग्री, ठीक? उसी तरह b वेक्टर अहेड, हाँ, c वेक्टर या 2c वेक्टर, बात बराबर है, क्योंकि जो c वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही 2, खाली लेंथ खाली डबल हो जाएगा। लेंथ सिर्फ क्या होगा? डबल। ये भी कितना? 120। c वेक्टर्स ऑल्सो अहेड a वेक्टर बाय कितना? तो फाइंड r का वैल्यू क्या होगा? ये निकालना है। तो मान लो कि सपोज दैट कि मॉड ऑफ a इक्वल टू हम 2x ले लेते हैं, क्या लेते हैं? 120 है। तो b वेक्टर भी क्या होगा? 2x, और c वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो, 4x आ जाएगा। इसको 2x माने हैं, तब ये 2x, ये 2x, हाँ, x होगा ना? अरे बोलो, नहीं आया? आया? कैसे कैसे? इसको पूरा 2x मान लिए, तो ये 2x है, ये 2x है, 2 से 2 कटा तो cx है ना, और सबके बीच में कितना एंगल है? 120। तो इसका मतलब देखो, एक वेक्टर ऐसे है, 2x है, ये भी कितना है?
2x है और ये कितना है, x है। तो इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। इसके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में और इसके बीच में, इसी का रिजल्टेंट निकालना है ना। तो एक तो रेजोल्यूशन मेथड से बना लेगा, लेंदी हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में देखो क्या है कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला कैन बी राइट, ये 2x को देखो ऐसा लिख सकता है कि 2x को 2x लिख सकते हैं, x नहीं आया। दिस 2x कैन बी रिटन एज x प्लस x। अच्छा, ये 2x कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस x, और ये वाला बचा x। नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा, ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट 0। तो बचा क्या, और ये 120 है, ये तो 120 और ये सब भी क्या 120, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये वाला x बचा और ये वाला x बचा, ठीक है, ये वाला x बचा और सब खत्म हो गया, क्योंकि ये खत्म, सिर्फ ये वाला x बच गया अनकैंसिल और ये वाला x बच गया अनकैंसिल, बोल गए। और अभी भी दोनों के बीच में 120 डिग्री, हाँ, कितना होगा, तो रिजल्टेंट हमारा यही आएगा। और किधर आएगा, तो पूरे एंगल को बाइसेक्ट करते। टफ लगा क्या, रेजोल्यूशन मेथड से भी ज्यादा आसान। लेकिन देखो फिजिक्स में इसी तरह का एंगल पे ज्यादा सवाल रहता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी टाइप का वेक्टर में पूछेगा, बहुत सारे चैप्टरों में 120 डिग्री का एंगल पे ज्यादा सवाल रहता है, ताकि बच्चा का जल्दी से जल्दी बन जाए। कैलकुलेशन पार्ट उसको ज्यादा नहीं करना पड़े, खाली लॉजिकल सोचने वाला पार्ट रहे, लेकिन कैलकुलेशन में उसे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा चीज थोड़ी होता है, खाली कैलकुलेटर में भिड़ गया नॉलेज है ये गड़बड़ हो जाएगा। नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलेशन तो बाद का चीज है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सब डाटा दिया जाता है, लेकिन जिसको अच्छा से समझ में आएगा वेक्टर, जो ये सब का ट्रिक्स पता है, तो फटाफट बना देगा, नहीं तो रिजॉल्व करते रहो। ऐसे भी तो आ जाएगा सर, हाँ 2x है, हाँ, ऐसे भी कर सकता था कि देखो ये 2x है, देखो ऐसे कर सकते थे 2x और इधर x था ना, तो एक x खाली बढ़ा दो, एक x इधर बढ़ा दो और ये x इधर बढ़ा दो, बढ़ा दिया। वी आर इम्पोजिंग दो x, तो फायदा क्या हुआ, ये वाला 2x, ये वाला 2x, ये वाला 2x कैंसिल आउट हो गया, बेचारा बच गया ये वाला x, वही x रिजल्टेंट होगा। नहीं आया, फील आया कैसे कैसे बनाया जाता है। अच्छा, अब देखो ये वाला x है, या हाँ चलो ये वाला 2x है, और ये वाला सारा टोटल इस तरह का जो बनेगा ना 120 डिग्री के ऊपर ही होगा। कहेगा इसका रिजल्टेंट बताओ, इसका x 2x 3x और 120 बना थोड़ा सोचो। अगर दिक्कत हो तो एक एक्स लेके देखो, एक एक्स देखो, 2x उधर ऊपर वाला 2x है, x है 2x है 3x है, सब वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा निकालना है, x आएगा। हाँ देखो सुनो, ये वाला x और दिस 2x कैन बी रिटन एज 2x xx, दिस 3x कैन बी रिटन एज 3 को x बोल क्लियर है। ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x खत्म। अब क्या क्या बचा, इधर एक x बचा और इधर 2x बचा, बोल क्लियर है। और दोनों के बीच में कितना एंगल 120 डिग्री। अरे बोलो, अब 2x हुआ ना, तो ये 2x मतलब क्या, ये वाला x और ये वाला x। अब ये वाला x और ये वाला x, हाँ तो x से बनाएगा और एक x इधर बन गया, और ये टोटल चूंकि कितना है 120 है, तो इस x का बाइसेक्टिंग इधर जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री रह जाएगा। नहीं आया, ये वाला x दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो अब तो रिजल्टेंट
किससे? मतलब 120 पैरेलग्राम लॉ से। अरे अब तो 60 हो गया ना, 120 थोड़ी रहा। अरे ये वाला x और ये वाला x का रिजल्टेंट ये x हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में 120 है। जब 120 होता है तो किसी एक ही के बराबर होता है ना, तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट ये वाला x हो गया, और ये वाला जो x है वो ये वाला x है। मतलब अब कुल मिला के वी कैन से दैट कि देयर आर व्हाट, देयर आर ओनली दो ही वेक्टर x x, और दोनों के बीच में हाउ मच 60 डिग्री। अब ये पैरेलग्राम लॉ लगा दो, तो वी नो टू वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज आल्सो नोन, तो व्हाट वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री है ना। cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटेगा तो x ये आ गया √3x। तो अंततः इसका सबका रिजल्टेंट आया, बीचों बीच जाएगा ना, इसका इधर आएगा, तो इसका सबका रिजल्टेंट जो है √3x आएगा। वो क्लियर है? ये ट्रिक से निकाल लिए, अगर इस टाइप का होगा तो अंत रिजॉल्व करते रहो, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ आना चाहिए, बट 120 डिग्री के ऊपर अगर सवाल होगा तो फटाक से बन जाएगा। नहीं आया? कहाँ दिक्कत? कोई कैसे वाली बात? ठीक है, देखो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, सम ऑफ ऑल द वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होता है? 0। लिखा था ना? क्या लिखा था? सम ऑफ ऑल द वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होगा? 0। और रिजल्टेंट 0 होगा तभी क्लोज पॉलीगन बनेगा, अदरवाइज क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा। कि जैसा कि मान लो कि ये वेक्टर x है, ये वेक्टर x है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी x है, तो 120 बल क्लियर है? अरे बोलो, कैन वी मेक ए ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर? यस, ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे, ये ना है। अब ये वाला वेक्टर ये वाला है, ये वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, ये वेक्टर 1 हो गया। अरे बोलो, ये वेक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, और ये वेक्टर तुम्हारा 3 हो गया। ठीक, बोलो क्लियर? अब चूंकि 120 तो 120 कौन वाला? बाहर वाला ना। ये वाला 120 है ना, है। ये वाला कितना? 120। ये वाला कितना? तो ये कितना? 60। ये कितना? 60। ये कितना? 60। ठीक, तो अगर सब सेम लेंथ का होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, अब अगर लेंथ, मतलब कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो हम लोग AB वेक्टर प्लस व्हाट, प्लस CA वेक्टर, सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। नहीं, सम ऑफ ऑल द वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अब देखो, मान लो कि क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? कि अगर मान लो एक को हम 2x कर दिए, या मान लो 3x कर दिए, बोल क्लियर है? एक को 3x कर दिए, एंगल सब वही है, इसको x से रहने दिए और इसको भी हम x ही रहने दिए, और ये एंगल भी वही रहने दिए 120, बोल क्लियर है? देख लो, क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फाइंड रिजल्टेंट बोलेगा तो क्या होगा? तो x का इधर x, ये वाला x इस 3x को कैंसिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 2x होगा। अरे बोलो, अच्छा, अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्या? अब इसको बना के देखो तो ट्रायंगल वगैरह 120 है, तो देखो एक सेकेंड, देखो ये एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। अब यही एंगल ले लेते हैं 60। हम यही समझाना चाह रहे थे इसमें कि अगर मान लो कि अगर लेंथ, मतलब अगर बैलेंस नहीं है तो कभी क्लोज लूप भी नहीं बन पाएगा। जैसे कि ये वाला तेरा 3x हो गया, कितना हो गया? यहां से 3x ले लेते हैं। 3x कहाँ ये बना है, और ये वाला तो x है ना, तो देखो ये वाला तो x से रह गया। अरे बोलो, और ये वाला क्या? x से रह गया। क्या ये बना पूरा कंप्लीट? नहीं बना। कंप्लीट बनाने के लिए या तो इसमें तुमको 2x बढ़ाना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 3x। इसमें भी 2x बढ़ाना पड़ेगा,
तब जाके 3x होगा। जब ये 3x है तो समझ में आया, फील आया क्या बोलना चाह रहा है मास्टर? तभी वो पूरा क्लोज पॉलीगन बनेगा, अदरवाइज क्लोज पॉलीगन नहीं बन पाएगा। कहाँ दिक्कत? क्लियर? नहीं तो देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 3x की जगह इसको x बनाना पड़ेगा, 2x घटाना होगा, तब छोटा सा ट्रायंगल एक इक्विलेटरल बन जाएगा। x x x देख रहा है, 60 60 60, ठीक है। ये तो 90 डिग्री 60 60 वाला पे हो गया। अच्छा, वो जो हमने देखे वो मुर्गा वाला जो प्रॉब्लम था कि इधर तुम्हारा क्या था 80, इधर कितना? हाँ, इधर थोड़ा बड़ा वेक्टर 100 और इधर 60, ठीक। इसको जब ये किए थे तो कैसा फिगर बना था? ये इक्विलेटर बनेगा, देखो तो इक्विलेटर नहीं बनेगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? देखो तो ये वाला 80 न्यूटन, ये वाला कितना 60 न्यूटन और ये वाला 100 न्यूटन, और यहाँ पर ये एंगल, और ये एंगल कितना था 37 डिग्री था। ये कितना था? तो बिल्कुल बना कि नहीं बना? बना। मान लो तीन फोर्स है, सपोज 80 न्यूटन, एक सेकेंड, 80 न्यूटन, 60 न्यूटन और 100 न्यूटन, 3 फोर्सेस आर देयर। कैन रिजल्टेंट बी 0? क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? यस, ठीक है। कैसे 0 होगा? देखो 80 और 60, 80 इधर और मतलब कि देखो इधर 80 और इधर क्या 60, ये दोनों कितने एंगल पे हो जाए? 90। अगर 90 होगा तो 80 और 60 का रिजल्टेंट क्या होगा 100, और ये 100 इधर होना चाहिए, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं? 0 हो जाएगा। तो ये चूंकि पॉपुलर डाटा है तो पता चल जा रहा है, बट इसका ट्रिक क्या है? देखो इसका शॉर्ट में स्मार्ट मेथड क्या है? स्मार्ट मेथड, बात समझा? कोई ना, देखो अगर ये तो हमको पता है ना कि कैसे कैसे जीरो होने के लिए यही ना होना चाहिए, इसी एंगल पे होगा तभी ना 0 हो पाएगा। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट जनरल में अगर कुछ भी दे दे तो कैसे बनेगा? तो हम लोग ना स्मार्ट मेथड में आरमैक्स पहले निकालेंगे, किसी दो का हम ना आरमैक्स, आर यहाँ रिजल्टेंट है, किसी दो का आरमैक्स निकालेंगे। और तो मान लो कि हम ये दोनों को सिलेक्ट किए, तो 80 और 60 क्या हो गया? 80 प्लस 60 कितना बोला? 140 न्यूटन। आर मिनिमम फिर वही दोनों वेक्टर का निकालेंगे, तो 80 और 60 का आर मिनिमम क्या होगा? 80 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन आ जाएगा। अगर ये वाला बाकी जो बचता है वो अगर दोनों के बीच में है, इफ थर्ड वाला इज इन बिटवीन आरमैक्स और आरमिन अगर है, देन रिजल्टेंट विल बी क्या? 0, अदरवाइज नॉट 0। बात समझा? कोई भी दो नंबर पकड़ सकता है, जैसे ये पकड़े ना 80 और 60 का कितना आ गया? 140, 80 माइनस 60 कितना आ गया? 20। तो इसका रेंज क्या हो गया? देखो तो इसका रेंज हो गया, देखा जाए तो ये वाला तुम्हारा 20 है और ये तुम्हारा क्या है? 140 है। तो क्या 100 इसी के बीच में है? यस, कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा, तो फिर इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा किसी न किसी एंगल पे। तो वो एंगल प्रॉपर क्या होगा ये जान भी रहे हैं हम, क्लियर है? अच्छा, 80, 60 और 100, मान लो हम इसको पकड़ के देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका पकड़ेंगे तो आर मैक्स कितना आएगा बोल? तो 100 प्लस 60 कितना? 160। आर मिनिमम 100 माइनस 60 कितना? 40। अब इसको ये बना लेंगे तो ये क्या है? 160, ये क्या है? 40। क्या इसी के बीच में है? यस, देख रहा है? इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट 0 हो जाए। किसी को भी पकड़ लो। अगर मान लो हम करते हैं किसका 80 और 100 का करते हैं, 80 हम ये दोनों का करते हैं। आरमैक्स बोल कितना? बोलो 100 प्लस 80 कितना? 180। फिर आर मिनिमम 100 माइनस 80 कितना? 20। अब देखो ये 20, ये कितना? 180। क्या है तीसरा वाला? यस। अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो हर कोई भी तरह से इक्विलिब्रियम में रह लेगा,
हर तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। बोल क्लियर है? 3 वाला समझ में आ गया? अगर बोला जाए 30, 40, 50, क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? कैन द रिजल्टेंट बी 0? बोल क्या आंसर? यस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के बीच में θ1 एंगल ले लेते हैं, ये दोनों के बीच में θ2 ले लेते हैं, और ये दोनों के बीच में θ3 लेते हैं। किसी न किसी θ1 θ3 पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बोल क्लियर है? बात समझा? किसी न किसी एंगल पे एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा, रिजल्टेंट 0 बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? θ1 θ2 लेके, और वो θ क्या है? तो चूंकि 30, 40, 50 है ना, तो ये तो आराम से हो जाएगा। 40 है, क्या होगा 30, और इधर क्या हो जाएगा 50। तो हम θ1 ये बात कर रहे थे कि यहाँ θ1 90 बन जाएगा, यहाँ θ2 क्या हो जाएगा, और यहाँ θ3 कुछ ना कुछ आएगा ना, सॉल्व करने से आ जाएगा। जैसे ये वाला तुम्हारा ऐसे है ना, तो ये तुम्हारा 37, तो ये 53 हो जाएगा, ये 53, तो ये 37 हो जाएगा। तो ये वाला θ2 का बात हो रहा है 90 + 37 बन जाएगा, और ये θ का बात हो रहा है 90 + 53 बन जाएगा। ठीक है, तो 90 + 53 और प्लस ये वाला 37, देखो, और ये वाला 50। कहने का मतलब कि इस तरह से एंगल एडजस्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कोई ना कोई। 4 पे कैसे करेंगे? देखो, 4 फोर्सेस पे क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? जैसे ले लो 10, 20, चलो एक और 20 ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन है, कैन रिजल्टेंट बी व्हाट? 0। क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? ठीक, तो इसमें देखो कैसे करते हैं कि कोई 2 मिनिमम ले लेंगे, जैसे कोई कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोशिश करो कि 2 छोटा 2 नंबर और 2 कंपैरेटिवली बड़ा 2 नंबर का आर मिनिमम आर मैक्सिमम ले लो। ठीक है, तो इसका ये दोनों नंबर का और ये 2 नंबर का, इस दोनों नंबर का आर मैक्स कितना होगा? बोल 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। इसका आर मिनिमम क्या होगा? तो 20 - 10 कितना? 10। ठीक, इस दोनों नंबर का आर मैक्स कितना होगा? 30 + 20 कितना? 50। आर मिनिमम क्या होगा? बोलो, तो 30 - 20 इक्वल टू क्या? 10। अब ना ओवरलैपिंग एरिया, अगर दोनों का हम अलग अलग बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, अगर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है तो इक्विलिब्रियम 0, मतलब इसका रिजल्टेंट 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो इसका ओवरलैपिंग क्या होगा? देखो तो इसका और इसका, देखो इसका 30 है, इसका 10 है, तो 10 इधर बनता है और 30 इधर बनता है। ये समझ में आया? इसका पहले बना लेते हैं, इसका 50 इधर और इसका 10 इधर। समझा? ये किसका है? ये दोनों का। फिर ये दोनों का देखो 30 और 10 है, हाँ, तो ये वाला तो इसका हो गया ना ऐसे, और ये 30 है और ये 10 है, तो 30 और 10 कैसे हो गया? तो 30 इसी में आएगा और इसका 10 वहीं पर रह जाएगा। तो देखो ये वाला ओवरलैपिंग है कि नहीं? इतना पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट? ये 10 और ये क्या हो जाएगा? 30। तो दिस इज व्हाट? ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग एरिया में है, अगर एरिया कैसा है? ओवरलैपिंग है, तो सारे फोर्स का किसी ना किसी एंगल पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक, कैसे 0 होगा? सुनो, इसको फील कराते, 10, 20 और क्या? 30। ठीक, अच्छा 20 और 30, मान लो ये एंगल θ1 है, θ2, θ3, और इसके बीच में क्या? कोई ना कोई तो एंगल होगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। कोई ना कोई एंगल होगा ना। अब सुनो, 10 और 20 का रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन में जाएगा ना। अरे बोलो, तो 10 और 20 का हम कुछ भी रिजल्ट, इसका बीच में पता है रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना जाएगा? तो 20 + 10 कितना जाएगा? 30, और 20 में से 10 जाएगा, तो 10 और 30 के बीच में कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा ना। वो डिपेंड करता है किस पे? θ1 पे। ठीक, तो मान लो वो गया और ये वाला ऐसे हो गया, लेट इट बी इक्वल टू F1। नहीं आया? बोलो, उसी तरह से ये दोनों का रिजल्टेंट का बात करेंगे तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो 30 + 20 क्या? 50, और 30 में से 20 गया 10। तो सब कुछ डिपेंड करता है एंगल पे कि थीटा, ये दोनों के बीच का θ3 क्या है?
जैसे पहले θ1 पे काम किया, अब किस पे काम करेंगे? तो θ3 कैसा है, मतलब 30 और 20 का θ3 किस तरह का है उस बात पे डिपेंड करता है। अगर θ3 मान लो 0 डिग्री होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 50 होगा, θ3 यार क्या होगा 180 होगा, तो मिनिमम 10 होगा। किसी न किसी एंगल पे 50 और 10 के बीच में रहेगा ही, ठीक। तो ये दोनों के बीच में, तो समझ में आया? तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो उसी ओवरलैपिंग एरिया होगा तभी ना हो पाएगा। तो मान लो F1 है और इधर क्या है F2, तो ये वाला और ये वाला उसी एरिया में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्रॉपर एंगल में ये दोनों अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मतलब इस F1 का, मतलब कहने का मतलब कि ये जो F1 है इसका F1 और इसका F2 अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल होगा, कर देगा। बट कैंसिल आउट करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी ना होगा, ओवरलैपिंग एरिया में होगा। नहीं चमका, क्या हुआ, चमक गया? अगर ओवरलैपिंग एरिया में होगा तभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। कहां दिक्कत समझ? तो करना क्या है, तो पहले कोई भी 4 नंबर होगा तो दो छोटा छोटा नंबर का, फिर से सुनो, 4 नंबर होगा तो 2 छोटा छोटा नंबर का पहले आरमैक्स और आरमिन निकाल लेंगे, क्लियर? फिर ये दोनों का 2 बड़ा बड़ा नंबर का आरमैक्स और आरमिन निकाल लेंगे, फिर नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर? क्या करेंगे? अगर दोनों एक्सप्रेस करने के बाद अगर कोइंसाइडिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया है, तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द रिजल्टेंट भी 0, ठीक है? ठीक है, लिखो पहला ऑप्शन 5, 10, 30, 50। चालीस, 90, ये सब में किसका रिजल्टेंट 0 बनाया जा सकता है? क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द रिजल्टेंट भी 0, बनाओ तो। ये भी नो, ये भी नो, ये भी नो, कौन वाला यस है? तो क्या क्वेश्चन था? कैन द रिजल्टेंट भी 0 वाला समझ में आ गया? ठीक है, 3 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, ठीक है, उतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। उसके बाद टॉपिक लिखो, टू चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चेंज करेंगे तो उसके ऊपर फिर कैसे काम होगा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक? टू चेंज द क्या लिखा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे ही देखो काफी पॉपुलर यही वाला सिस्टम है कि देखो हम लोग क्या क्या लेते हैं, ये एक्चुअली ना फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, फ्लेमिंग, ठीक है, उसी के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होता है। तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है? तो ये फ्लेमिंग जो है बहुत सारा चीज ना, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का, करंट का, बहुत सारा चीज जो है ना वो अपना बायां हाथ और दाहिना हाथ, इंड्यूस्ड करंट का पढ़ा होगा, लेंज मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एक तरफ मोशन है, एक तरफ ये लग रहा है, हाँ फोर्स लग रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का ये सब सारा 10th में तुम लोग पढ़ा होगा। तो ये बहुत सारा बात जो है, कौन साहब बोले थे? फ्लेमिंग साहब, बहुत सारा वो डायरेक्शन बताए अपने हाथ के बलबूते पे, बाएं हाथ से ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज निकलेगा, दाहिना से निकलेगा, तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए ना फ्लेमिंग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें देखो ये स्टैंडर्ड क्या बोला गया था कि इसको एक्स एक्सिस लेना है, मतलब कि ऐसे कुछ भी ले सकता है, ये रोटेटेड है, ये पहले समझा दे रहे हैं कि देखो अगर हम इसको एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स, वाई और जेड, यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसी सिस्टम को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम एक्स मान लिए, इधर भी चलो एक्स मान लो, इधर भी वाई मान लो और इधर क्या मान लो जेड, ये सिस्टम गलत हो जाएगा। बात समझा? ये x को उल्टा कर दिए, बाकी दोनों को वैसा ही रहने दिए, तो ये सिस्टम गलत हो जाएगा। ये सिस्टम स्टैंडर्ड है, अब ये अलाउड है रोटेशन इस पे, ठीक है? अच्छा, ये हम 3D फिगर बनाए हैं,
अगर 2D बनाएंगे तो इसको देखो ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई मान लो ये तो हम डायरेक्शन अगर लेफ्ट से राइट दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा देंगे, लेफ्ट से राइट के लिए। अगर राइट से लेफ्ट दिखाना हो तो डायरेक्शन ऐसे होगा, अपवर्ड दिखाना हो तो ऐसे होगा, और डाउनवर्ड दिखाना हो तो ऐसे होगा, यही ना होता है। तो ये तो इन द प्लेन ऑफ, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वेक्टर का डायरेक्शन अंदर और बाहर दिखाने का नौबत आ जाता है, अंदर या बाहर, तो अंदर और बाहर, तो हम लोग फिर कैसे यूज करेंगे? तो ये जो देख रहे हैं ना वेक्टर, ये वेक्टर का एक्चुअली ये हेड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हेड, ठीक है, इसको हेड कहा जाता है और इसको कहते हैं क्या? टेल, ठीक। तो अगर मान लो अंदर कोई वेक्टर, कोई फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, mg हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, कितना जितना भी टाइप का वेक्टर हो, करंट भी दिखाना, इवन स्केलर क्वांटिटी का भी डायरेक्शन दिखाना हो, तो हम लोग अंदर और बाहर के लिए, अंदर और बाहर के लिए हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? तो अंदर के लिए तो तीर जब अंदर जाएगा तो हमको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? टेल दिखाई देगा। इसका मतलब तीर जो है अंदर जा चुका है और उसका हेड वाला पार्ट जो है हम उसका देख रहे हैं, ठीक। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर अंदर दिखाना हो तो वी विल यूज क्रॉस, ये क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस। और कोई चीज को बाहर डायरेक्शन दिखाना हो तो ये हो जाएगा डॉट, ठीक है। तो ये अंदर दिखाएगा और ये बाहर दिखाई देगा। बोल क्लियर है? अरे यार, अंदर और बाहर के लिए समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मान लो ये जेड एक्सिस बाहर है कि अंदर है? बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो बाहर है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कंप्लीट देखो यहाँ डॉट मारेंगे कि क्रॉस मारेंगे? तो बाहर के लिए डॉट होगा और अंदर के लिए क्रॉस होगा। ये समझ में आया इसका ऐसे क्यों किया गया है? अंदर जाएगा तो हेड दिखाई देगा कि टेल दिखाई देगा? टेल दिखाई देगा। तो टेल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी अंदर की ओर दिखाना चाह रहा है। अगर बाहर आ रहा है तो एरो का हेड दिखाई देगा कि टेल दिखाई देगा? सॉरी, हेड दिखाई देगा, तो इसका मतलब बाहर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये डॉट और क्रॉस का क्या चक्कर है? अगर कोई एरो बाहर आ रहा है तो उसका हेड दिखाई देगा, तो बाहर का मतलब डॉट। कोई एरो अगर अंदर जा रहा है तो उसका पीछे वाला देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। कहाँ दिक्कत नहीं है? ठीक। अब ये जेड एक्सिस बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो बाहर के लिए हम डॉट यूज करेंगे, नहीं आया? बोल क्लियर है? क्या बोल देंगे? आउट जेड, ठीक। तो ये 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये सिस्टम गलत है बिकॉज ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक। अब फ्लेमिंग साहब और क्या बोले थे कि अगर ये वाला स्टैंडर्ड माना जाएगा तो इसका हम रेक्टेंगल इसको चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन रोटेट बाय 90 डिग्री ऑल्सो दिस सिस्टम को, और यू कैन रोटेट बाय थीटा एंगल ऑल्सो, तभी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, सारा सवाल बनेगा या फॉलो कर सकता है इसको। जैसे मान लो कि देखो एक अगर हम इसको ये देख रहे हैं ना ऐसे, इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है? अगर दिक्कत हो स्टार्टिंग में तो यहाँ एक्स लिख लो, ये मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये क्या है? थंब है। ये क्या है? मिडिल फिंगर। अरे देख रहे हैं ये क्या है? मिडिल फिंगर। ये फोर फिंगर है, ये क्या है? थंब है। तुम चाहो तो यहाँ पर थंब इस सब में लिख लो कि ये वाला हम एक्स मानेंगे ऑलवेज, इसको क्या मानेंगे? वाई, और इसको क्या मानेंगे? ये अलाउड है घुमाना, ठीक है। देखो अगर इसको हम ऐसे कर देते, देखो इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर घुमा रहे हैं, एक्स एक्सिस को किसके ऊपर घुमा रहे हैं? क्या नहीं घुमा? एक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स हो गया, तो एक्स तुम्हारा जैसे है वैसे ही रह गया, और ये तुम्हारा क्या चला गया? वाई एक्सिस तेरा बाहर चला गया, तो जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये क्या चला गया? देखो फिर से सुनो, ऐसे था, ये एक्स था, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। इसको हम कितना एंगल से घुमाए? एक्स एक्सिस के ओर घुमाए पूरा सिस्टम को, आया? अब ये तुम्हारा क्या लिखा था? तुम पेन देखो, वाई लिखा था ना, तो वाई तेरा बाहर चला गया। ये क्या हो गया? जेड। और एक्स जैसे था, तो एक सिस्टम तुम्हारा ये भी होगा कि देखो क्या हुआ, एक्स जैसे था वैसे रह गया, ऐसे किया ना, और ये तेरा क्या हो गया? वाई। तो तुम चाहो वाई को तो ऐसे भी लिख सकता है, और नीचे चला गया क्या?
जेड ऐसे, तो या तो ऐसे लिख लो, तो ये ये x हो गया, ये y हो गया जी, ये भी तेरा एक सिस्टम हो गया, ठीक है, इसी को रोटेट होने से। या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता है जेड, और ये y बाहर है ना, तो हम डॉट लेंगे कि क्रॉस लेंगे, y बाहर के लिए डॉट लेंगे, तो ये आउट y हो जाएगा। नहीं आया, एक सिस्टम हमारा ये भी हो जाएगा। कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये x है, ये y है, तुम चाहो तो इसको z एक्सिस के बोर्ड घुमा लो। अगर z एक्सिस के बोर्ड घुमा लेगा तो देखो कैसा होगा, x है, y है, ये क्या है, इसको घुमाओ। z एक्सिस इसका चेंज नहीं होना चाहिए, z एक्सिस का ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम अगर मान लो ऐसे था, हम 90 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, कितने एंगल से, तो 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो z तुम्हारा जैसे था वैसे रह गया, क्योंकि z एक्सिस के बोर्ड घुमाया था, और इसका x इधर था, वो घूम के 90 डिग्री में ऐसे आ गया, तो ये तेरा क्या हो गया, क्या हो गया, y हो गया, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा z हो गया, ठीक है। देखो ये हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे है ना, अगर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो x चला जाएगा नीचे, y चला जाएगा इधर, और z हो जाएगा। अगर 90 से घुमाएगा तो, और 90 से घुमा दो तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री से घुमा दो, चाहे 180 डिग्री से घुमा दो, चाहे थीटा एंगल से घुमा दो, सब में बात बराबर है। तो कि हम लोग 90 डिग्री से घुमाए तो ये हुआ। अगर सपोज दैट कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका z किधर होगा, आउट z। यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नाउ इफ दिस इज रोटेटेड बाय नॉट 90 डिग्री अबाउट z एक्सिस, अगर इसको z एक्सिस को अबाउट 90 डिग्री से नहीं रोटेट करा के थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो भी वो अलाउड है, ठीक है। तो थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो देखो फिगर कैसा कैसा बनेगा, ये x होगा, ये y होगा, और ये क्या है, आउट z। ये पुराना सिस्टम है। नया सिस्टम में देखो क्या कर रहे हैं, x y z ये है, इसको हम ना z एक्सिस को थोड़ा सा थीटा एंगल से घुमा देते हैं, घुमा दिए। तो इसको समझने के लिए देखो, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है ना किसी तरह का, तो तुम लोग ऐसा ले लो कि 3 रॉड है, 1 2 3 आयरन रॉड, ठीक, क्लियर। आयरन रॉड में एक तरफ मान लो ना कुछ पॉइंट आउट करने के लिए क्या कर दिया, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसका हेड को पॉइंट आउट करने के लिए मान लो डॉट मार दिया, मतलब पेंट कर दिया, इसे समझ रहा है, रेड से पेंट कर दिया, ठीक, पेंटिंग हो गया, मतलब उसको, और बाकी को वैसे ही छोड़ दिया। अब इसको वेल्डिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वेल्डिंग। कैसे कैसे वेल्डिंग किए हैं, पहला दूसरा तीसरा वेल्डिंग अगर एक बार हो जाए जम करके, मसाला उसाला दे करके हम क्या कर दिए, वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग समझ रहा है, लोहा का वेल्डिंग होता है ना, खिड़की वगैरह ग्रिल जो बनता है, वेल्डिंग कर दिए। वेल्डिंग कर दिए तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों को आपस में 90 डिग्री रखें। पहला को ऐसे रखें, ऐसे, और दूसरा वेल्डिंग किए ऐसे 90 डिग्री पे। अब क्या ये एंगल कभी चेंज होगा, नहीं होगा। और तीसरा रॉड को हम इसके ऐसे 90 डिग्री ऐसे कर दिए, देखो, तो यही ना सिस्टम बन गया। इसके जगह ये कह लो या ये कह लो, बात बराबर है, वेल्डिंग हो गया। क्या कभी ये वेल्डिंग के बीच में एंगल कभी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ये इसको घुमा सकते हैं लेकिन इसका एंगल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये रिजिड बॉडी बन गया। रिजिड का मतलब ये ठोस हो गया। अब 2 पॉइंट के बीच का कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कभी भी 2 पॉइंट के बीच का। तो ऐसा ही सिस्टम हम बना सकते हैं। अब ये तुम जैसे पाओ वैसे रख दो, कभी ऐसे पड़ा हुआ है, कभी ऐसे पड़ा हुआ है, कभी इधर बिखरा हुआ है, तो वो जिधर बिखरा हुआ रहेगा वही एक वो सिस्टम बना हुआ रहेगा। नहीं आया, अब वो तो परमानेंट हो गया ना। अब उसको ऐसे करो वैसे करो, जैसे ऐसे मतलब कैसी लवारिश टाइप कैसे फेंक दो कूड़ा करकट में, तो जैसे वो पड़ा हुआ रहेगा ना, वही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वो बना हुआ रहेगा। उसको तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज करेक्ट और नॉट, कि वो बिल्कुल करेक्ट है। मान लो कोई कचरा में फेंक दिया, कोई ट्रक के अंदर है, कोई कहीं भी है, तालाब में फेंका हुआ है, जैसे पाया हुआ तालाब में जैसे पाया वैसे लटका हुआ है पानी के अंदर, तो क्या वो एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो अगर दिक्कत हो तो क्या चीज से समझें। और इसको हम लोग आगे जाके रोटेशन जब पढ़ेंगे तो इसको क्रॉस बार के नाम से जाना जाएगा।
क्रॉस बार कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लोहा का जो बना क्रॉस, तो क्रॉस बार का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस बार के हिसाब से ये आउट जेड हो गया, बोल क्लियर है। तो ये पुराना वाला तो ऐसा ही एकदम स्टैंडर्ड है, यही हमारा ये है। अब इसको ना हम थोड़ा सा थीटा एंगल से रोटेट करा दिए जेड एक्सिस के बोर्ड, तो जेड एक्सिस के बोर्ड रोटेट कराएंगे तो देखो कैसा होगा, ऐसे होगा नहीं, देखो तो ये एक्स अगर इफ इट इज रोटेटेड बाय कितना एंगल, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट विच एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कैसा बनेगा देखो तो ये एक्स अभी यहां है, ये एक्स यहां चला जाएगा मान लो एक्स डैश के पास, और ये बन जाएगा कितना, बिकॉज इट इज रोटेटेड बाय जेड एक्सिस। देखो जेड एक्सिस थीटा, जेड एक्सिस जहां वैसे ही रह गया और ये घूम गया, क्या वाई एक्सिस भी वही रहेगा, ये क्रॉस बार है, यही वाला फिगर है ना, तो ये अगर एक्स घुमाए तो उसका वाई भी घूम जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई और जेड हमेशा कितना एंगल बना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वेल्डिंग कर दिए, क्या कर दिए, तब देखो ये फिगर ऐसा होगा, देखो तो ये बन जाएगा क्या, वाई डैश, ये थीटा से घुमा तो ये भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, कहां दिक्कत नहीं आया, क्लियर। जेड एक्सिस जैसा था वैसे रह गया, एक्स एक्स डैश के पास बन गया वाई। अब देखो, अब हम इस सिस्टम में भी लिख सकते हैं और इस सिस्टम में जो हम आई कैप यूज करते थे, अब इस सिस्टम वाले को क्या यूज करेंगे, आई डैश कैप, समझा नहीं आया। अब इस सिस्टम में पहले वाई यूज करते थे, जिसको हम क्या चीज से इंडिकेट करें, जे कैप से, अब इस सिस्टम को क्या करेंगे, जे डैश कैप से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ऐसे करने से वेक्टर का वैल्यूएशन चेंज नहीं होता है, वेक्टर जैसे वैसे रहता है, लेकिन कभी कभी वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो अभी आसान नहीं लगेगा, लेकिन हम जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे कोई प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है, जो आगे हम लोग जाके ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन वाला, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, तो ये सिस्टम में सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो फिर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। सब कुछ वैसा ही रहता है, वैल्यूएशन जो है नेट वैल्यूएशन हमेशा वही रहेगा, खाली लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे सबसे पहले कि देखो मान लो एक वेक्टर P है या F है या P ही ले लो, अब ये एक्स एक्सिस है, ये तेरा क्या है वाई एक्सिस, और इसका आउट जेड ले लेते हैं, बोल क्लियर है। अब इसको ओल्ड वाला सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे, P वेक्टर अगर लिखना होगा तो P इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या है, और अगर ये प्योर एक्स में है तो इसका कोई कंपोनेंट वाई में और जेड में नहीं होगा, बोल क्लियर है। क्लियर, रेक्टेंगल बनाने की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी साक्षात किधर है, एक्स की तरफ, बोल क्लियर है। अब देखो क्या किए हम, ये सिस्टम को चेंज कर दिए, देखो हम इफ इट इज रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस एक्स विल गो, पहले पुराना फिगर तेरा ये था, ये पुराना था, ये एक्स था और ये क्या था, वाई था। अब आज का डेट में ये वाला एक्स डैश के पास चला गया, ये वाई डैश के पास चला गया, और आउट जेड तेरा वही रह गया, कोई दिक्कत वाली बात। और कितना एंगल से रोटेट हो गया, तो रोटेटेड बाय थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, रोटेटेड बाय थीटा, किधर, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट किधर, जेड एक्सिस, बोल क्लियर है। नाउ व्हाट वी कैन, तो दिस विल बी थीटा, दिस विल आल्सो थीटा, एक्स भी थीटा से घूम जाएगा और वाई भी थीटा से घूम जाएगा, बट जो वेक्टर है वो तो नहीं घूमेगा यार, वेक्टर जैसे है वैसे पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जैसी वेक्टर को तुम घुमाएगा ना तो व्हाट विल, इसका वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। ए वेक्टर कैन बी स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ कहीं भी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और ना ही हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे बस के ऊपर है नहीं यार। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर चेंज, जैसा वेक्टर है वैसे रहेगा। तो वेक्टर हमारा क्या है, ये P है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है P। अब इस सिस्टम को नए वाले सिस्टम में लिखना है, तो नया वाला सिस्टम में इधर क्या हो जाएगा, बोल आई डैश हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा जे डैश। अब इसका रेक्टेंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा, हमको अब क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या बोले थे,
कि हेड का इस्तेमाल करेंगे, उस हेड से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब एक्स एक्सिस नहीं रहा, एक्स डैश हो गया, और वाई एक्सिस नहीं रहा, वाई डैश हो गया। तो इसके हेड का हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कर लिए। किसका हेल्प लेंगे? हेड का। किसका हेल्प लेंगे? हेड का। तो हेड का हेल्प लिए और यहां से परपेंडिकुलर लाइन एक्स डैश पे बना दी है। यस। अब इसी हेड का यूज करके वाई डैश पे भी बना देंगे। तो कैसे बनेगा? देखो बना। तो यहां भी ये एंगल कितना 90 और यहां भी क्या ये रेक्टेंगल बना है? देखो तो अरे बोलो, ये रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? बन गया? नहीं आया? तुमको समझ में आ रहा है क्या बन गया? ये है क्या? एक ही वेक्टर है ना। वेक्टर एक है तो एक ही ना हेड होगा, दो वेक्टर होगा तो दो हेड होगा। यस। हाँ, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? ये एक्स डैश बन गया, ये समझ में आ गया। वाई डैश बन गया, ये समझ में आ गया। पी वेक्टर जैसे था वैसे रह गया। वेक्टर का हेड का हेल्प लेंगे। हेड का हेल्प से जो नया सिस्टम बना उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे। ठीक है। तो इस नया सिस्टम तो ये एक्स नहीं रहा, एक्स डैश हो गया, वाई नहीं रहा, वाई डैश हो गया। इसको आगे पीछे पूरा प्रोड्यूस करके। ठीक। अब हेड का हेल्प लेंगे तो एक्स डैश के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए, यस। वाई डैश के ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए, यस। ठीक। तो ये जो नया रेक्टेंगल बना, अब तो पहले रेक्टेंगल इसमें बन ही नहीं रहा था, तो डायरेक्ट लिखाया था, बट इसमें तो रेक्टेंगल बन जा रहा है ना। तो रेक्टेंगल किस एरिया में बना? तो देख रहे इसका क्वाड्रेंट जो भी है, देख लो तो ये वाला। अरे बोलो। नहीं, अब इसका तुम चाहो तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट ऐसे लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसका क्या होगा? देखो तो इस सिस्टम आ गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो तो इसका रेक्टेंगल किसमें बना? चौथा में बना। किसका समझ में आ रहा है? पहले वाला सिस्टम में ऐसे था ना, अब थोड़ा रोटेट हो गया तो नया वाला सिस्टम में ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। पहले ये एक्स था और ये क्या था? थोड़ा सा सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वाड्रेंट भी थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब लिख सकते हैं? तो बोलो क्या लिखेंगे? तो पी वेक्टर को लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा बता? ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया? फोर्थ है ना। तो फोर्थ में ये वाला क्या है? प्लस के माइनस? प्लस के माइनस प्लस। और ये थीटा, तो जिसके साथ थीटा उधर कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा। आई कैप नहीं, आई डैश कैप होगा। नहीं आया? आई कैप नहीं होगा? अच्छा, जे देखो, इधर आई डैश, इधर जे डैश, इधर माइनस आई डैश, इधर बोल क्या दूसरा कॉम्पोनेंट लिखे हैं? पी साइन थीटा, और उधर जे डैश है, नीचे माइनस जे, तो माइनस। कहां दिक्कत? तो तुम चाहो तो इसको पी वेक्टर इक्वल टू पी कॉस थीटा आई डैश जे डैश। बोल क्लियर है? कहां दिक्कत वाली बात देख लो। आई डैश और जे डैश आ जाएगा। कहां दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, अभी भी दोनों वेक्टर देखा जाए तो आई डैश और जे डैश के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में अभी भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो अंडर रूट पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। पी स्क्वायर का पी बाहर निकलेगा। अभी भी वैल्यूएशन वही है कि चेंज हो गया? वैल्यूएशन तुम्हारा वही है, नेट वैल्यू वही है, खाली इस फॉर्म में लिखा गया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, फिर देखो एक हम बना रहे हैं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। पहले हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, पुराना वाला को। तो पुराना वाला तो डायरेक्ट लिखेंगे। बोलो अगर क्यू वेक्टर लिखना पड़ेगा तो बोल क्या लिखेगा? तो क्यू वेक्टर इक्वल टू व्हाट? तो क्यू इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर है? तो बस ये पुराने के हिसाब से। अरे बोलो, नए के हिसाब से देखो क्या होगा। तो पुराना फिगर ऐसे होगा, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये तुम्हारा किधर चला गया? एक्स डैश चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा? वाई डैश चला जाएगा। बोल क्लियर है? अब इसमें आई डैश और इधर जे डैश फॉलो होगा। क्यू वेक्टर वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? हाँ, क्यू वेक्टर तुम्हारा वही रहेगा। तो ये रहा तेरा क्यू वेक्टर। अब देखो कैसे कैसे रेक्टेंगल बनेगा। किसके हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे? वेक्टर का हेड के हेल्प से।
वेक्टर का हेड के हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप होगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और हाँ सर अब होगा एक्स डैश के ऊपर और वाई डैश के ऊपर। तो ये इसका हेड हुआ, एक्स डैश के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, बना लो, बन गया, क्लियर है। इसका भी 90 डिग्री बना लो, बन गया। तो यहाँ 90 और यहाँ 90। बोल इसका कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? हाँ किधर गया, ये मैं फॉलो किया, पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहला क्वाड्रेंट में आई डैश और प्लस आई डैश और प्लस जे डैश होगा। बोल क्या लिखेगा, बोला जाए तो ये वाला एंगल सर ये थीटा ये वाला था ना, ये थीटा से ये घुमा था ना, ये थीटा से हुआ था और ये भी क्या हुआ था, थीटा से। बोला जाए क्या लिखेगा, इसका कॉस वाला किधर होगा, वाई डैश के ऊपर वाला कॉस होगा। वाई डैश वाला कौन है, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनेगा उधर कॉस होगा, क्योंकि कॉस थीटा ही है बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है। तो हाइपोटेन्यूज तुम्हारा मेन वेक्टर होगा और बेस तुम्हारा इधर चला गया। बोल क्या लिखना चाहिए, आवाज नहीं आया, क्या लिखेगा, क्यू कॉस थीटा, हाँ जे डैश ऐसे प्लस फिर क्यू साइन थीटा ऐसे। तो दिस इज व्हाट नया वाला सिस्टम के हिसाब से ये वाला समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हम mg लिखते हैं mg वेक्टर के फॉर्म में, तो इस सिस्टम के हिसाब से क्या होगा बताओ, बोलो इस सिस्टम के हिसाब से mg तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बोला जाए माइनस ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये पुराना नया वाला विल बी एक्स डैश और ये नया वाला विल बी व्हाट वाई डैश। ये एंगल क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा। बोल क्लियर है। अब क्या करेंगे बताओ, अब mg जैसे था इसको आगे पीछे प्रोड्यूस करो, जहां दिक्कत है आगे पीछे प्रोड्यूस करो। बोल क्लियर है। ये mg तेरा यहां रहा और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, कौन एंगल हुआ, क्योंकि ये वाला और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा ना। बोल क्लियर है। अब इसको इस सिस्टम को फॉलो करना है, तो इस सिस्टम में क्या करेंगे तो बता दो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे किसके ऊपर, बना तो बोलो क्या चीज का हेल्प लेगा, क्या चीज का, हेड का। तो ऊपर देखो ये तुम्हारा वाई डैश रहा है, ये तुम्हारा क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे, तो एकदम बिल्कुल 90 डिग्री बना लो, बन गया 90 डिग्री। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, बना लो, बन गया, ये भी 90 और ये भी 90। अब इसका क्वाड्रेंट क्या हो गया, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये क्या चौथा। बोलो क्या लिखेगा, तो हाँ तो थीटा इससे बना ना, तो ये क्या हो जाएगा इधर वाला, बोला जाए इधर वाला कॉस होगा ना, तो इधर mg cos थीटा होगा और mg sin थीटा किधर जाएगा, इधर ना। अरे बोलो इधर जरा जाएगा, कहाँ दिक्कत है समझ में आ रहा है। जैसे इधर ये वाला हुआ ना, इधर तुम्हारा क्या गया q cos थीटा और इधर क्या हो गया q cos थीटा ये वाला, और इधर क्या हो गया, हाँ ये q इधर है ना, ये थीटा है, तो इधर क्या हो गया, इधर q cos थीटा हो गया, इधर क्या हो गया q sin थीटा। ऐसे ना हुआ था, ठीक। तुम उसका वैल्यू भी लिख सकता है। यहां पर देखो क्या हुआ था, इधर तुम्हारा p था, तो इधर क्या हो गया था p cos थीटा और इधर क्या हो गया था p sin थीटा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता है, तब भी बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो इधर थीटा है, इसके साथ mg cos थीटा, इसके साथ mg cos थीटा, इसके साथ mg sin। तो बोलो क्या लिख, हाँ माइनस लिखेंगे, तो बोलो mg को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, हाँ बोलो पहले ये वाला बोला जाए, तो mg sin थीटा नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो माइनस आई डैश। बोल क्लियर है। दूसरा mg cos थीटा और क्या होगा माइनस ऐसे,
क्लियर? Yes, sir. तो इसको आगे पहले लिख सकते हैं, तो माइनस एम जी साइन थीटा आई डैश ऐसे हो जाएगा, और माइनस एम जी कॉस थीटा जे डैश ऐसे। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या अभी भी एम जी है? यस। इसका खाली वैल्यूएशन चेंज हुआ है, सॉरी इसका क्या चेंज हुआ है? सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ, बाकी जो लिखने का तरीका है वैसा ही है। नहीं, नेट वैल्यू में कोई चेंज हुआ? नेट वैल्यू में कभी चेंज नहीं होगा। अरे बोलो, नेट वैल्यू में कभी चेंज? ठीक। इसमें देखो एक प्रॉब्लम करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे पुराना सिस्टम और नया सिस्टम है। देखो सपोज दैट कि ये देखा है, मान लो कि ये तुम्हारा ऐसे करके ना, मतलब कि ऐसा करके ना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ठीक, ये समझ में आया? ये इंक्लाइंड प्लेन है इस टाइप का। और यहाँ से अगर आदमी इसको देखेगा तो कुछ लुक मतलब ये वाला दिखाई देगा। अब ऐसा इंक्लाइंड प्लेन का बहुत जगह जरूरी पड़ता है। देखना जहाँ पर रेलवे स्टेशन है ना, तो प्लेटफॉर्म है, तो मालगाड़ी से सामान बहुत सारा पेटी उतरता है नहीं इधर उधर भेजने के लिए। उस पेटी में बड़ा हैवी सामान रहता है, लोहा का भी रहता है, स्टील बर्तन बहुत सारा रहता है। अब वो पेटी को मतलब प्लेटफॉर्म से दूसरा ट्रक में लोड करने के लिए भेजा जाता है, सारे शहर में जाए। तो वो बड़ा बड़ा जो पेटी है वो कैसे सीढ़ी से जाता है क्या? कुली जो है अपना माथा पर ले लिया इतना बड़ा बड़ा पेटी, और फिर एक के ऊपर पता चला गिर गया तो पूरा सत्यानाश हो गया। कुली भी गया, 2-4 गो आदमियों गया, और सामान जो गया सो अलग। ठीक है, तो उस सब सेटअप के लिए देखो क्या करना पड़ता है कि एक तो ऐसा देखना, एक सीढ़ी चढ़ने वाला होगा और एक पूरा स्लोप टाइप का होगा। देखा है, पूरा एकदम पूरा ये होगा, उसमें कोई सीढ़ी नहीं रहता है, स्लोप रहता है, प्लेन स्लोप रहता है। उसी के थ्रू जो है ना सामान को खींच के ले जाया जाता है। नहीं तो वैसा ही टाइप का है कि जैसे मान लो कोई वीआईपी या कुछ बड़ा बक्सा सा ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये जो है ये मान लो कि इसका जो वजन है, मान लो वजन 100 केजी ले लेते हैं, या चलो 100 केजी समझने के लिए 100 केजी, ठीक, 100 केजी ले लेते हैं, ये समझ में आया। अब एक कुली जो है इसको ऐसे करके ना बड़ा मुश्किल से, बेचारा बूढ़ा टाइप का होगा, बड़ा मुश्किल से इसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। ये क्या चीज का क्वेश्चन है ऐसे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। ऐसे करे बड़ा मुश्किल से इक्विलिब्रियम में ये है, ठीक है, तो ये समझ रहा है। और बैग का मास कितना? ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो कैसे बनेगा। तो देखो अगर हम ऐसे देखते हैं तो बिल्कुल ये वाला दिखेगा, ये इसका अगर ये लुक देखो, ये वाला लुक, तो हम इधर से देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा, पूरा इंक्लाइन प्लेन दिखाई देगा। जिसे बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड ऐसे सामने से पूरा दिखेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो बीट खाली दिखाई देगा ना। तो अगर ये फ्रंट व्यू देखते हैं, मतलब ये साइड व्यू में, तो पूरा दिखाई दे रहा है। इसका ये ए बी और ये ले लो सी, सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। और तुम्हारा बैग तो कैसा है? ऐसे है, इस टाइप का 100 केजी का। और बोलो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लग रहा है। देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि ये तुम्हारा 30 डिग्री है, ये वाला, ये कितना है? 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो कुली है ना, इसको बड़ा मुश्किल से ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, मान लो ये फोर्स टी लगा रहा है ऐसे, ठीक है, ये फोर्स एफ ले लेते हैं। ये कौन लगा रहा है? एक्साइटेड बाय क्या? कुली, ठीक। mg किधर लगेगा? नीचे लगेगा, जिसका वजन कितना है? 100 न्यूटन। और एक ये ब्लॉक को जमीन, ये जो फ्लोर देख रहा है, इस फ्लोर पर है वो भी अच्छा 1000 न्यूटन होगा, ठीक। और एक ये प्लेन जो दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ये भी एक फोर्स लगाएगा जिसको बोला जाएगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन बोला जाएगा। बोल क्लियर है? और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तुम्हारा 37 डिग्री है, तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस एंगल इज गिवन, दिस थीटा इज गिवन। बोल क्लियर है? और mg इज गिवन। क्या क्या निकालना है? फाइंड f और क्या?
एन, एफ और एन क्या होगा ये निकालना है। तो ये प्रॉब्लम चाहो तो ओल्ड सिस्टम से भी बना सकता है और ये प्रॉब्लम चाहो तो न्यू सिस्टम से भी बना सकता है। अगर ओल्ड सिस्टम बोल चमका है प्रॉब्लम कि द ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट 100 kg का वजन जो है इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या निकालना है? हाँ, नॉर्मल और फाइंड एफ एंड एन। ठीक, अगर मान लो हम पुराना वाला सिस्टम फॉलो करेंगे तो देखो कैसे कैसे होगा। पुराना सिस्टम, तो पुराना सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट है, अगर दूर से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट क्या चीज दिखेगा? पॉइंट जैसा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर mg लगेगा जिसका वैल्यू बोलो कितना? 1000 न्यूटन। इधर तेरा नॉर्मल होगा, इधर तुम्हारा क्या होगा? एफ होगा। इसको एक्स एक्सिस मानेंगे पुराने वाला सिस्टम में और इसको क्या मानेंगे? वाई एक्सिस। और ये एंगल कितना है? तो ये भी क्या होगा? और ये एंगल कितना दिया हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल में देखो क्या क्या है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये टोटल कितना है? 90। ये 30 हो चुका है तो ये कितना होगा? 60। और ये टोटल ये दोनों के बीच में कितना है? 90। ये 30 हो गया तो ये 60 होगा और ये कितना हो जाएगा? और इसको आगे पीछे प्रोड्यूस करो तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा? तुम चाहो तो ऐसे भी देख सकता है, ये 30 है, ये कितना? 90। तो ये कितना होगा? 60। और टोटल कितना? तो ये कितना? तो 30 या तो ऐसे लिख लो या इसका वर्टिकली, जैसे पाओ वैसे लिख। क्लियर है? अब अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो देखो हमको एन वेक्टर को क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एन वेक्टर को इसको लैमिस थ्योरम से भी बना सकता है क्योंकि तीन ही फोर्स है ना। तो एन वेक्टर को क्या लिखेगा? तो ये लिखेगा एन क्या जाएगा? माइनस एन साइन 30 डिग्री, ये ना आई कैप, और ऊपर क्या जाएगा? एन कॉस 30 डिग्री। क्या नहीं आया? एन को समझ में आया? अच्छा, एम जी को क्या लिखे बोलेगा? माइनस 100,000 जे कैप। और एफ को क्या लिखेंगे? तो अब तो ये 37 और 30 टोटल एंगल इसके साथ कितना बन गया? 67 बन गया ना। क्या बन गया? तो क्या लिखेंगे? एफ कॉस आई कैप प्लस ऊपर जाएगा क्या? एफ साइन 37 डिग्री, सॉरी 37 प्लस 30 कितना हो जाएगा? हाँ, 30 प्लस 37 कितना? आई कैप। हाँ, प्लस एफ साइन 30 प्लस 37 क्या लिखेंगे? बोलो, बोल। क्लियर है? क्लियर? अब सबका अब देखो ये cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला में जाएगा तो cos a इंटू बी, इसका फॉर्मूला पता है ना? cos a साइन प्लस साइन a cos b माइनस बी। फिर हाँ वाला फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इससे हमारा ये पूरा वैल्यू पता चलेगा। और ये वाला वैल्यू साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इस रूल को फॉलो करेगा तब जाके इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा। फिर तुमको लिखना होगा n वेक्टर प्लस mg वेक्टर प्लस व्हाट? f वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, एक आई कैप का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेगा और एक जे कैप का कोफिशिएंट को 0 करेगा, तब जाके पूरा वैल्यू आएगा। देखो बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, देखते जाना, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो देखो क्या क्या है। इधर mg है, अरे बोलो, इधर क्या है? नॉर्मल, और इधर तुम्हारा f है। और ये एंगल कितना हो रहा है? 37 डिग्री। बोल क्लियर है? अच्छा, अब देखो कैसे कैसे होगा इसको ऐसे। ये वाला एंगल यहाँ कितना है? 30। ये वाला कितना है? तो 30 90, तो ये कितना? 30। ये 30 तो ये वाला 30 तो ये भी 30। अरे बोलो, अब इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो देखो, अगर इफ द, देखो पहले हम लोग ये जो है इस सिस्टम को फॉलो किए थे x और y ऐसे। अब दिस फिगर इज रोटेटेड बाय, और ये हमारा क्या है? और तुम्हारा z है। अब ये वाला सिस्टम में क्या है कि देखो ये फिगर को x इधर था, x इधर हो गया, y पहले ऊपर था, ये y डैश इधर हो गया। बोल क्लियर?
और ये वाला 30 तो ये वाला 30, देखो ऐसे हुआ। नया वाला सिस्टम में, पुराना वाला सिस्टम में x था, नया वाला सिस्टम में ये वाला x डैश हो गया। क्या हो गया? बोल क्लियर है? ये पुराना वाला सिस्टम में y था, ये क्या हो गया? y डैश। और यहाँ z जैसे था वैसे रह गया। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? अब ये सिस्टम के हिसाब से सारा लिख सकते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे? तो व्हाट इज mg वेक्टर बराबर, तो mg का देखो ये वाला, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करेंगे तो देखो फिगर कैसा कैसा हो रहा है। ये x डैश, ये y डैश, ऐसे बोलो। और ये एंगल कितना? 30 डिग्री। अब सबसे पहले ये तुम्हारा mg इधर है ना, ऐसे है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसका कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये क्या हो गया? चौथा। बोल mg डैश को क्या लिखेगा? mg है तो 1000 है ना, तो 1000 इधर mg cos 30 डिग्री होगा और इधर क्या होगा? mg sin 30 डिग्री होगा, ऐसे। तो mg cos 30, mg कितना? 1000, क्या होगा? √3/2 और ये इधर गया ना, नेगेटिव ऑफ y गया, तो क्या लगा देंगे? ऐसे। अरे बोलो प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं mg बोले तो 1000 और sin 30 डिग्री 1/2 और ये नेगेटिव ऑफ x डैश गया, ये हमारा पहला इक्वेशन या mg के लिए लिखें। अच्छा, नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे? नॉर्मल के लिए तो नॉर्मल हमारा m है, ये बिल्कुल किधर है? देखो तो y डैश में, ये है ना नॉर्मल है, देखो तो, और ये बिल्कुल y डैश में है। किधर है? बिल्कुल तो क्या लिखेगा इसके लिए? तो m j डैश होगा। अरे बोलो, m जो है किधर जाएगा? j डैश की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, फिर आ जाओ f के बारे में क्या लिखा जाए? तो f तुम्हारा इधर है और ये एंगल कितना बना रहा है? 37, तो इधर क्या हो जाएगा? f cos 37 डिग्री और ये क्या हो जाएगा? f sin 37 डिग्री। किस में रेक्टेंगल बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। बोलो क्या लिखेगा? f cos 37 डिग्री i डैश का पॉजिटिव ऑफ x प्लस क्या? f sin 37 डिग्री क्या लिखेगा? ऐसे। अब देखो इसमें कुछ उस तरह का कैलकुलेशन है नहीं है। अब इसको क्या लिखा जाएगा? तो mg डैश इक्विलिब्रियम में है ना, क्या चीज में है? इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, तो mg प्लस व्हाट? n प्लस व्हाट? वेक्टर डाल दो प्लस f वेक्टर इक्वल टू क्या? 0। तो यहां से तुम्हारे देखो कटेगा, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 500√3 j डैश हो गया माइनस, फिर ये क्या हो गया? माइनस 500, बोलो i। सही है ना? माइनस 500√3 प्लस n इक्वल टू कितना? 0। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 500√3 माइनस 375, ये तुम्हारा न्यूटन। इतना फोर्स तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। क्या क्या पूछा था? क्या? F और n क्या होगा? कहाँ दिक्कत हुआ? तुम चाहो तो लैमिस थ्योरम से भी लगा सकता है। लैमिस थ्योरम से लगाता है तो देखो कैसे कैसे बनता है। तो लैमिस थ्योरम से भी बन सकता था। ये तुम्हारा F हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ? n हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा और इधर क्या हुआ? 1000 न्यूटन हुआ। बोल क्लियर है? अब एंगल वगैरह देखो, एंगल देखा जाए तो कितना एंगल हो गया? तो ये 90 हो गया, ये 30 है तो ये 30 हो गया, तो 30, 90 और 37 कितना हो जाता है? ये वाला बोलो 30 प्लस 90 प्लस 37, ये दोनों के बीच में एंगल। अच्छा, ये वाला कितना है? तो ये टोटल 90, ये 37 हो चुका, तो ये कितना?
तो ये हो गया 90 माइनस 37, ये ना होगा, एक सेकेंड, ये ना होगा, ये टोटल 90 है, ये 37 हो चुका है, तो बाकी का एंगल कितना होगा, 90 माइनस 37, इसके बीच में क्या होगा, तो ये 30 है, ये टोटल कितना 180, जिसमें से ये 30 निकल चुका, तो बाकी का 180 माइनस 30, बोल क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, तो फिर हम साइन ऑफ 180 माइनस 30 लिखना पड़ेगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अगर n लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ 90 प्लस 30 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 37, कोई दिक्कत वाली बात। और अगर 1000 लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस 37, कहाँ दिक्कत। अब देखो क्या लिखेंगे, एक साइन ऑफ 180 माइनस थीटा फॉर्म टू 50, ऐसे ठीक, सिलिंग स्टेट। तो अब 0 कटेगा तो 125 होगा ये, तो वेरी गुड, 125 ये हो गया। अब बोलो कितना आएगा, 125 गुना 4 500 √3, फिर कितना बोला 375 न्यूटन, कहाँ दिक्कत फील आया इसका। तो हम लोग देखो, लेकिन ये सिस्टम अगर फॉलो कर रहे हैं तो बड़ा कचरा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ये भी कॉम्प्लिकेटेड, ये भी कॉम्प्लिकेटेड, पूरा सॉल्व करेगा सारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लेकिन ये वाला सिस्टम भी आसान है, ये सिस्टम भी आसान है, और ये जनरल मेथड है। 3 है तब हम लेमिस थ्योरम लगाएं, अगर 4-5 रहता तो यही मेथड लगाता ना, तो इस मेथड को लगाता और चाहे इस मेथड को लगाता जनरल में, बट ये तो कचाहिन कर देता ना। तो सबसे बेनिफिट किस में है, इसी में है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने से भी हमारा सवाल फटाफट बन जाता है, यही हमको सिखाना चाह रहे थे। क्लियर। अगले क्लास में हम लोग कैरम बोर्ड प्रॉब्लम और ये करेंगे, क्या नाम है, 3D पोजीशन वेक्टर वगैरह सीखेंगे। क्लियर। प्रॉब्लम ऑन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। एक हम कर रहे, दूसरा बनाना है तुमको। देखो, एक बॉल आया v0 वेलोसिटी से, कितना से आया, और नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये प्लेन ऑफ द सरफेस के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है। क्लियर है। इसको थीटा मानना है, v0 से आया और टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस से टकराया और फिर कितना से गया, और हाँ, इसको v0 कहा जाता है, v0 कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, v0। तो v0 से टकराया और v0 से गया, कितना एंगल और नॉर्मल के साथ थीटा, और ये भी थीटा। ये तो जानते ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, ये बोले थे स्पीड कहलाता है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो आगे जाके काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे भी, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है। दैट इज स्पीड बराबर, अगर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो मॉड होगा वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। क्लियर। तो क्या क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो, चेंज इन निकालने के लिए देखो, इनिशियल वेलोसिटी फैक्टर पता है, फाइनल पता है, उसका चेंज जैसे जैसे लिखा हुआ है, जैसे से फोटो बनाया हुआ है ना, वैसे ai कैप प्लस bj कैप में रिप्रेजेंट कर लो और उसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो एक बनाते हैं, दूसरा बनाना है। ठीक है। देखो, और किस सिस्टम को फॉलो करना है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। देखो, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और ये क्या कहेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी को मान लो vi से इंडिकेट कर रहे, vi बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, खींचे, अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा। तुम लोग क्वेश्चन अलग फिगर बनाना, आंसर का अलग फिगर बनाना, नहीं तो पता चलेगा साला हुआ क्या, बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन का फिगर अलग, आंसर का फिगर अलग। अब भी को क्या लिख सकते हैं, तो ये थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये क्या चीज का काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो ये थीटा, तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल। अब ये भी वेक्टर जो है इनिशियल, ये थीटा किसके साथ बना है,
तो जिसके साथ थीटा बनेगा, थीटा के साथ वाला कॉस वाला और थीटा के परपेंडिकुलर वाला साइन वाला। तो ये परपेंडिकुलर बोलो चाहे ये करो, बात बराबर है। इसका रेक्टेंगल किस एरिया में बनेगा? फोर्थ में बनेगा। तो बोलो वी आई को क्या लिख सकते हैं? तो एक उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर कॉस वाला उधर जाएगा कि साइन वाला? साइन वाला। तो क्या लिखेंगे? तो वी नॉट साइन थीटा आई कैप, नहीं आया, वी नॉट साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, ऐसे क्या? अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी समझ में आ रहा है? थीटा के साथ वाला कॉस और थीटा के ये मतलब बाकी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो ये वाला वी नॉट कॉस थीटा होगा, ये वाला वी नॉट साइन थीटा होगा। ये भी तेरा क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा। इसका कौन सा एरिया में रेक्टेंगल बनेगा? फोर्थ में। तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे यहाँ लिखना है ये थीटा, तो ये थीटा कौन एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये फाइनल वेलोसिटी है जिसका इस मैग्नीट्यूड क्या है? वी नॉट। ठीक है, लिखें? बोलो फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होगा? थीटा के साथ वाला कॉस, तो वी नॉट एक इधर वाला जाएगा, इधर वी नॉट साइन थीटा आई कैप, वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। पहला क्या पूछा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछा? पहला पूछा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वो डेल्टा वी से भी इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा वी बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस, अच्छा फाइनल वेलोसिटी बोले तो हाँ वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा, ऐसे क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो, 2v नॉट कॉस थीटा, ऐसे। तो ये आया तो क्या आया? डेल्टा वी आया। ठीक। अच्छा, इसका प्लॉट द वेक्टर करेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये ना। इसका मतलब टोटल चेंज जो आया किसके तरफ है ना हुआ, क्योंकि जे के तरफ है ना, तो टोटल चेंज जो आया इधर ही आया। ठीक है, इधर तो आना ही था, क्योंकि देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम था। नहीं, ये वाला क्या था? वी नॉट साइन थीटा आई कैप था ये वाला, और ये वाला भी इसका क्या था? तो इसका जब दोनों इक्वल वेक्टर है तो चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा, इसीलिए चेंज उसका नहीं हुआ। कौन पलटी मारा? तो ये वाला ऐसे था जो पलट के ऐसे हो गया, ये वाला और ये वाला में कोई चेंज, ये वाला पहले ऐसे था पलट गया तो ऐसे हो गया, तो चेंज तो आएगा ही। तो वही चेंज आया, नहीं आया? क्लियर? दूसरा क्या पूछा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा वी का, देखो मैग्नीट्यूड पूछा किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। तो चेंज इन वेलोसिटी यही ना है, इसी का मैग्नीट्यूड कर दें, इसका मैग्नीट्यूड कर दें तो बोलो क्या आएगा? हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब 2v नॉट कॉस थीटा जे कैप का मैग्नीट्यूड। तो बोलो क्या लिखेगा? ऐसे। तीसरा क्या पूछ रहा है? फाइंड द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो, तो इसका मतलब वी आई इनिशियल है, इनिशियल देखो हमको पूछा मैग्नीट्यूड का, देखो चेंज पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, तो पहले हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो देखो वी नॉट साइन थीटा आई कैप माइनस है ना, ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे हैं? तो पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। तो वी नॉट अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो बोलो क्या आया? वी नॉट स्क्वायर। क्या बचा? वी नॉट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो डायरेक्ट वी नॉट बोले? अरे बोलो। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी बोलो। 2v नॉट cos थीटा माइनस v नॉट। फिर वही होगा ना, फिर इसका मॉड लेंगे तो ये भी दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 हो जाएगा। रूट भी है उसके साथ, तो बोल क्या आएगा? हाँ, वी नॉट है। क्या है? बोल क्लियर है? अब इसका चेंज क्या होगा बताओ? तो ये ऐसे कहेंगे, इसका चेंज मतलब कि हम चेंज पूछा ना, चेंज ऑफ, हाँ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
वेलोसिटी। बोल क्लियर? तो इसका मतलब पूछ दिया हमको VFI का मॉड माइनस ऐसे ना, तो ये भैया V0 माइनस V0 आया, दैट इज इक्वल टू 0। बच्चा गड़बड़ा जाता है, साला क्या पूछ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है स्टार्टिंग के टाइम में। बाइफर्केट करके बता दिए। अरे बोलो